हेलो डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, रनिंग जो टॉपिक था वो हमारा रिंग से रिलेटेड था। रिंग के अंतर्गत हमने कुछ थ्योरम्स एवं उसकी डेफिनेशन वो हमने अब तक पढ़ी है। यहाँ पर आज यहाँ आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रमइनमें वलय एक क्षेत्र होती है। यहाँ पर आपको रिंग तथा रिंग से साथ में कुछ कंडीशंस दे रखी है और उनको लेते हुए आपको ये प्रूव करना है कि वो क्या होगी, क्षेत्र होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। तो आपको सभी को पता होगा कि वलय यानी रिंग तथा क्षेत्र में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे वलय की बात की जाए तो वलय के लिए हमने पढ़ा था कि वलय योग संक्रिया के लिए क्या होती है, कंप्लीटली आवेली होती है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, यदि गुणन संक्रिया के लिए क्या होती है, साहचर्य होती है। तो ये भी हमें प्राप्त हो गया। गुणन संक्रिया के लिए क्लोजर भी होती है। ये भी शुरुआत में जैसे वलय की डेफिनेशन शामिल हो जाती है, उसी में ये भी चीज अपने आप आ जाती है। ठीक है, अब गुणन के लिए क्या क्या बचा। गुणन के लिए एक तो बचा तत्समक अवयव क्षेत्र बनने के लिए, कि वलय को क्षेत्र में कन्वर्ट होने के लिए, यानी सिंपल यदि कोई वलय दे रखी हो आपको तो भी क्या जरूरत पड़ती है हमें, एक तो तत्समक अवयव की जरूरत पड़ती है, एक हमें प्रतिलोम अवयव की जरूरत पड़ती है और एक किसकी जरूरत पड़ती है, क्रम विनिमय की जरूरत पड़ती है। ये हमें कंडीशन और चाहिए होगी यहाँ पर, तत्समक, प्रतिलोम अवयव और क्रम विनिमय, क्योंकि ये चीज तो अपने आप ही शामिल हो गई। यहाँ पर क्लोजर भी हो गई, साहचर्य भी हो गई, अब बचे तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव एवं क्रम विनिमयता। ये तीन कंडीशंस और बचती है यहाँ पर वलय को क्षेत्र में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, कुछ वलय को क्षेत्र बनाने के लिए हमें क्या क्या दे रखा है। देखो वलय तो है ही, तो हुए दो चीजें तो अपने आप ही शामिल हो गई। अब बचा क्या, तीन चीजें तो अपने आप ही आ रही है यहाँ पर। अब क्या बचा यहाँ पर, तीनों में से एक हमें क्रम विनिमय भी दे रखा है, तो ये भी अपने आप आ गया। दो कंडीशन और बचती है हमारे पास, एक तो तत्समक अवयव और एक बचता है प्रतिलोम अवयव। तो दो कंडीशन और बचती है। मैं यहाँ पर इससे जो दे रखी है, शून्य भाजकों से रहित जो वलय दे रखी है, उसको क्षेत्र प्रूव करने के लिए दो कंडीशन और बचती है, एक तो तत्समक अवयव और एक प्रतिलोम अवयव। तो हमें दो काम और करने यहाँ पर, कि एक तो तत्सम अवयव बताना है कि यहाँ पर इस रिंग के अंतर्गत जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी किसका, मल्टीप्लीकेशन के लिए, अंडर मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, और एक एवरी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ। तो दो चीजें हमें और चाहिए इसको क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जो चीज आपको दी गई है यहाँ पर, तो दिया है कोई वलय, हम इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो वलय है वो इस तरीके की है। एक तो क्या है परिमित, एक क्या है क्रमइनमें, एक तो क्या है परिमित, एक क्या है क्रमइनमें, और एक क्या है शून्य भाजक रहित। शून्य भाजक रहित, ये कंडीशन हमें यहां पर दी गई है यहाँ पर। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है यहाँ पर, सिद्ध हमें करना है कि जो R है वो क्या होगा, क्षेत्र होगा, कि जो वलय है वो क्या है, क्षेत्र ही हमें सिद्ध करना है। उसके लिए इसको मैं और थोड़ा ब्रेक करूं तो हमारे पास दो कंडीशन तो पहले, एक तो क्रमइनमेय कंडीशन अपने आप शामिल हो गई, तो बचता क्या है हमारे पास सिर्फ, अर्थात हमें इसको प्रूव करना है यहाँ पर, एक तो क्या कि तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव विद्यमान है। एक तो ये हमें देखना है यहाँ पर, क्योंकि और चीजें तो अपने आप ही दी गई थी यहाँ पर इसके स्टेटमेंट में, बस दो चीजें और बचती है। एक हमें क्या देखना है यहाँ पर, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। ये दो कंडीशन हमें और चेक करनी है यहाँ पर, बाकी सब चीजें हमें स्टेटमेंट में दी गई यहाँ पर। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने माना यहाँ पर, सर्वप्रथम माना कि जो हमें सेट दे रखा था R, कौन सा, परिमित। सर्वप्रथम माना परिमित समुच्चय, परिमित कह रहा है ना उसके बारे में, तो हम इसको परिमित ले लेते हैं। परिमित समुच्चय कौन सा है, वो R है, और उसमें एलिमेंट कुछ इस तरीके से x1, a1, a2, a3, इस तरीके से उसमें n अवयव है। कितने अवयव है, n अवयव उसमें विद्यमान है।
और वो भी सारे के सारे भिन्न भिन्न, क्योंकि हम उसको पहले सेट का नाम दे रहे हैं तो सेट में सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर इस चीज को भी इंक्लूड करते हैं, एन असमान अवयव, सारे के सारे क्या है असमान अवयव है, कि हमने जिसको फाइनाइट जिसको सेट मानकर जिसको हमने रिंग लिया है उसमें क्या है सारे के सारे जो एन एलिमेंट है वो सारे के सारे डिफरेंट है और उनकी संख्या कितनी है एन है, ये हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा जो सेट था वो क्या था, रिंग था यहाँ पर। तो रिंग के अंतर्गत यदि मैं इसी सेट में से यदि कोई एलिमेंट उठाकर इसी से इसकी संक्रिया कराऊं तो प्राप्त परिणाम क्या होना चाहिए, वो भी इसी का एलिमेंट होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यदि मैं इन एलिमेंटों की संक्रिया किसी इन्हीं के मध्य से कोई एलिमेंट उठाकर कराता हूं तो जो परिणाम है वो भी इसी का आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम यही काम यहाँ पर कर रहे हैं कि इन्हीं में से कोई एलिमेंट ले रहे हैं और इसी से इसकी संक्रिया करा रहे हैं यहाँ पर। फिर देखना चाहते हैं कि जो ऑब्टेन रिजल्ट होगा वो इसी को बिलोंग कर पाता है या क्या उनकी संख्या इनसे बढ़ जाती है या इनके कोई समान हो जाता है, ये हम यहाँ पर जांच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ R है तब समवृत्ता से हमने क्या किया है यहाँ पर कि a1 डॉट x, a2 डॉट x, a3 डॉट x, इस तरीके से सभी अवयवों की संख्या किससे करा दी, भी R के ही है। ठीक है, कि हमें यदि किसी एलिमेंट को इसी से ले रहे हैं यहाँ पर, अब ये कह रहे हैं कि वो जो x हमने लिया है वो इन्हीं के बीच का एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं के बीच का एलिमेंट, उसको लेकर यदि हम इन अवयवों से इसकी संक्रिया कराएं तो प्राप्त परिणाम भी कहां पर होगा, इन्हीं के बीच का होगा वो। तो यही हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो क्या ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं कि दो एलिमेंट बराबर हो गए यहाँ पर, कि जैसे x हमने इसकी संक्रिया कराई और परिणाम में क्या मिला कि दो एलिमेंट यहाँ पर बराबर हो गए, कि जैसे हमने जो एलिमेंट लिया उससे संक्रिया कराने पर प्राप्त परिणाम क्या हो गई कि दो ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि समान हो गई, और समान अवयवों को रख नहीं सकते तो उस कंडीशन में वो दो अवयव बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पर। तो उसको जांच करने के लिए हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ऐसी संक्रिया कराने पर भी परिणाम यथावत रहता है, कि जैसे पहले एलिमेंट थे ठीक उसी प्रकार से ही वो बाद के एलिमेंट होंगे। बस इतना होगा कि जो एलिमेंट पहले जैसे 4 के नाम से था अब वो कन्वर्ट होकर 3 बन सकता है, जो पहले 2 था वो अब 4 बन सकता है। तो ऐसा इसमें परिवर्तन हो सकता है, बाकी एलिमेंटों की जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा जो हमने एलिमेंट शुरुआत में a1 से लेकर an तक लिए थे उनका रूप भी उसी तरीके से होगा, बस उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने माना यदि संभव है तो माना कि aix बराबर ajx, कोई दो अवयव समान है, तो कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया कि दो ऐसे एलिमेंट है कि ये जो संक्रिया हमने कराई वहां पर, वैसे तो हम ये देखना चाहते हैं कि सारे अवयव क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो डिफरेंट होने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ऐसा x से संक्रिया कराने पर, क्योंकि जो r था वो तो क्या थे, सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट थे, उनको तो हमने पहले कंसीडर किया है कि n जो अवयव है वो सारे के सारे क्या है असमान है। लेकिन x से संक्रिया कराने पर जो ऑब्टेन रिजल्ट है उनमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमें दो एलिमेंट यहाँ पर क्या मिल जाए, समान मिल जाए यहाँ पर, तो फिर हम हमारे यहाँ पर जो संक्रिया में x से जो करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, यानी जिसको हम रिंग कह रहे हैं वो यहाँ पर रिंग नहीं हो सकती फिर वहां पर, यदि ऐसा होगा तो उसको हम देख रहे हैं कि माना कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या है वो समान है यहाँ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, रिंग के होंगे दोनों के दोनों ही, ये भी रिंग का है और ये भी रिंग का है। रिंग में क्या क्या गुण विद्यमान है, ऊपर लिखा हुआ है कि एक फाइनाइट रिंग है, क्रम विनिमय है और शून्य भाजक रहित है। ठीक है, और योग संक्रिया के लिए चारों के चारों गुणधर्म कौन से, साहचर्य, तत्समअवयव, प्रतिलोम अवयव, ये सारे के सारे उसमें गुण विद्यमान है यहाँ पर पहले से यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि इसकी एक एलिमेंट से इसकी हमने AJX नामक एलिमेंट, क्योंकि AJ कहां पर है, AJ कहां पर है, रिंग में, तो इसका जो इनवर्स होगा वो भी कहां पर होगा, रिंग में होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं चूंकि AJX इज एलिमेंट ऑफ रिंग इंप्लाइज दैट कि -AJX वो भी कहां पर होगा, एलिमेंट ऑफ रिंग में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो R है वो योग पर क्या है, प्रतिलोम अवयव आबेलिक है, और आबेली में क्या विद्यमान होता है, प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि जो r है वो योग संक्रिया पर क्या है, आवेली, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इस अवयव की संक्रिया दोनों पार्टों में करा दी। अब दोनों पार्टों में करा दी तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, aix और प्लस का माइनस का ajx, इधर को क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर को हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, क्योंकि वो एलिमेंट तथा ये एलिमेंट दोनों के होंगे, एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे, और वहां पर उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, योगात्मक आइडेंटिटी 0 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमने इसको देखा कि यहाँ पे इसको दोबारा कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं ai माइनस aj और इसके बाहर क्या ले लिया हमने यहाँ पर x यहाँ बराबर 0, कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इस तरीके के एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिए कि ai माइनस aj डॉट x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने जब रिंग की जब कुछ थ्योरम्स पढ़ी तो पहली जो थ्योरम थी उसमें हमने रिंग के गुणधर्म पढ़े थे, और रिंग के गुणधर्म में पढ़ा था कि जो रिंग का कोई भी एलिमेंट यदि एडिटिव अंदर लिखे हो या सब्ट्रैक्टिव यदि एलिमेंट हो तो उनके बाद किसी एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूट जो नियम है यानी बंटन का जो नियम है वो वहां पर लागू होता है, वो पढ़ा था हमने वहां पर, चाहे वो ऋणात्मक हो अंदर चाहे धनात्मक हो, दोनों के लिए हमने उसको वेरीफाई किया था। तो उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 0। तो हमारी जो वलय है वो भी शून्य भाजक रहित है यहाँ पर। तो यहाँ से इससे अर्थ क्या निकलेगा कि या तो जो ai माइनस जो aj है वो 0 होगा, या क्या होगा, जो x है वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हमने जिस x को लिया है वो क्या है, नॉन जीरो है। कि शुरुआत में हमने इसको क्या माना था कि हमने जो x लिया है वो क्या है, नॉन जीरो है यहाँ पर। भले चाहे आप ये भी कह सकते हो अशून्य, हम ब्रैकेट में यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, अशून्य अवयव है यहाँ पर, कि हमने जिसको लिया है वो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है और उसको हम इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो कौन 0 होगा, फिर ये वाला। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा कि ai बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, aj, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआत देखो जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, शुरुआत देखो स्टार्ट कहां से किया था, स्टार्ट हमने किया था कि ये सारे के सारे क्या है, असमान है। देखो यहाँ से कि हमने जो n एलिमेंट लिए हैं वो क्या है, सारे के सारे असमान है, तो उन्हीं में से तो दोनों आ रहे हैं, तो ये कैसे समान हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर संभव नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे हमने क्या लिखा, अर्थात हमारी मान्यता क्या, कि हमने जो दो एलिमेंट की aix इज इक्वल टू ajx जो हमने लिए हैं वो क्या है, गलत है, गलत है। अतः a1x a2x इसी तरीके से anx सभी असमान है, कि सबके सब क्या है, ये असमान अवयव, यानी हमने x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने रिजल्ट प्राप्त किया था इस परिमित सेट का, वो सबके सब क्या है, असमान अवयवों का समुच्चय, कि सबके सब क्या है, ये असमान एलिमेंट है। पर एक भी में ऐसा नहीं है कि जो कि क्या हो, समान हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमने क्या दिखा दिया कि सारे के सारे एलिमेंट असमान है। ऐसा कराने के बाद भी अब हमें हमारी जो मेजर जो काम है हमारा, कि हमें दो ऐसी कंडीशन वेरीफाई करनी है, एक तो गुणनतत्समक और एक प्रत्येक अवयव का जो इनवर्स एलिमेंट है वो हमें यहाँ पर देखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ से इसको लेकर। तो उसके लिए हम यहां से लेते हैं इसको, माना x इज द एलिमेंट ऑफ r, कि हमने क्या ले लिया कि x कोई r से एलिमेंट ले लिया और ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। कि माना x इज द एलिमेंट ऑफ r के लिए al इज द एलिमेंट ऑफ r इस प्रकार है कि हमने कोई एलिमेंट x इज द एलिमेंट ऑफ r, कि हमने कोई ऐसा एलिमेंट लिया जो कि रैंडम पॉइंट है और ये क्या है, नॉन जीरो। इसके बारे में ये भी कह दिया कि नॉन जीरो है, और उसके संगत एक al हमने ऐसा ढूंढा ताकि कि यदि मैं इस x की संक्रिया इस al के साथ यदि कराता हूं तो परिणाम में मुझे क्या प्राप्त होता है, वही अवयव मुझे दोबारा प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। अब हमारी जो वलय थी वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो चाहे मैं x को बाईं ओर लगाऊं चाहे दाईं ओर लगाऊं, परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि जो r है वो क्या है, क्रमभिन्न में। शुरुआत में लेकर चले थे आप इसको कि हमारी जो वलय है वो कौन सी क्रमभिन्न में है, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर यदि ऐसा है तो ये तो हमारे पास एक कंडीशन बन रही है
अर्थात ये कौन सी कंडीशन है, ये तो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन है। अर्थात ए एल जो हमने यूज में लिया है, ए एल इज द एलिमेंट ऑफ आर, आर में तत्समक अवयव, आर में तत्समक अवयव हो सकता है। अभी तक इसको डेफिनेट नहीं कहा हमने, इसको क्या कहा कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये किसको वेरीफाई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसको वेरीफाई कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर एक लाइन की हमने यहाँ पे लिखी थी कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर के लिए कोई ऐसा जो ए एल है वो इस प्रकार विद्यमान है। तो ये पर्टिकुलर एक के लिए होगा यहाँ पर, ये तो हम तो इसको सभी के लिए देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहाँ पर। पुनः माना y इज द एलिमेंट ऑफ r के लिए, y इज द एलिमेंट ऑफ r के लिए am इज द एलिमेंट ऑफ r इस प्रकार है। अब केवल दूसरा एलिमेंट ले लिया, उसके लिए कैसे लिखा कि y इज द एलिमेंट ऑफ r के लिए am को इस तरीके का एलिमेंट है ताकि उस am की संक्रिया यदि मैं x के साथ कराता हूं तो परिणाम में मुझे क्या प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है। यहाँ पर ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट और ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट है। हमने क्या लिया कि इस y को प्राप्त करने के लिए मुझे am की संक्रिया किससे करानी पड़ेगी, जो मैंने वहां पर जो ऊपर एलिमेंट लिए थे उससे इसकी संक्रिया करवानी मुझे पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में जो al हमने जिसको तत्समक अवयव के रूप में हो सकता है उसको माना, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये हो नहीं सकता, वास्तव में क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट ही है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने इसको लिखा, चूंकि यदि y की संक्रिया मैं यहाँ पर उस al के साथ ये लिखूं मैं, यदि y की संक्रिया मैं किसके साथ करा दूं, यहाँ पर al के साथ करा दूं, क्या लिखूं, y डॉट al में लिखूं यहाँ पर, तो मेरा जो परिणाम है वो कैसा प्राप्त होना चाहिए यहाँ पर कि y की संक्रिया यदि मैं किससे कराऊं, al के साथ यदि कराऊं तो परिणाम में मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, मुझे y ही प्राप्त होना चाहिए। जबकि जो हमारा al है जिसको हम क्या मान रहे हैं, तत्समक अवयव है यहाँ पर, कि हम इसकी संक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, al से करा रहे हैं। अब al से साथ इसकी चाहे बाईं ओर से संक्रिया कराओ चाहे आप दाईं ओर से कराओ, परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर। अब हम इसको ये दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में al से इसकी संक्रिया कराने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, y दोबारा रिवर्स हमें लौटा हुआ मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ये हम यहाँ पर कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख दिया था कि al डॉट y। अब y की वैल्यू यहाँ से देखो तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, amx है यहाँ पर, ये किससे लिख दिया, समीकरण 2 से। हम तो ये देखना चाहते हैं कि जिसको हमने एक साधारण एलिमेंट कहा था, यानी तत्समक अवयव हो सकता है, डेफिनेट नहीं है, उसको हमने y यानी y नामक एलिमेंट पर हमने इसको ऑपरेट कराया तो हमने यहाँ से y की वैल्यू उठाकर रख दी कि y को हमने इस तरीके का एलिमेंट माना था, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर ये लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि al डॉट x डॉट am ऐसा लिखा जा सकता है, या सीधा सीधा देखूं मैं यहाँ पर इसको तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको al डॉट x am ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रिंग है वो क्या कॉम्यूटेटिव है, तो उसमें am डॉट x को आप कैसा भी लिख सकते हो, x डॉट am लिख सकते हो यहाँ पर। ऐसा किसके कारण कर दिया, क्योंकि वलय क्या है, क्रम विनिमय है यहाँ पर, क्योंकि जो r है वो क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय हो गया। अब यहाँ से इसको देखे तो इसको तुमने पहले भी कुछ ना कुछ माना था, इस एलिमेंट को तुमने शुरुआत से क्या मानकर चले कि ALX को क्या कहा जाता है, ALX को कहा जाता है क्या, यहाँ से देखिए कि इसको x ही कहा जाता है। तो जय दीदी मैं इसको दोबारा इसको कन्वर्ट करके लिखूँ तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x डॉट am, ये किससे कर दिया, परिणाम 1 से कर दिया, जो ऊपर हमने परिणाम लिखा था उस एक वाले परिणाम से इसको कर दिया। अब ये तो हमारे पास वही रिजल्ट हो गया थोड़ी देर पहले लिखा था, जो चाहे am डॉट x लिखो चाहे x डॉट am लिखो, परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ से इसको कैसे लिखा जा सकता है, y, यानी हमने इसको लिया क्या था कि al से इसकी संक्रिया कराई थी हमने, al एलिमेंट से हमने इसकी y की संक्रिया कराई, परिणाम में हमें क्या मिला, y। अब चाहे हमने इसको इस तरीके से ले लो चाहे इस तरीके से ले लो, परिणाम में हमें दोनों वजह से क्या मिलता है, al डॉट, हमें चाहे y करो चाहे y डॉट al करो, परिणाम में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, y ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी वलय में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है यहाँ पर, अर्थात R में तत्समक अवयव AL। अब आप जानते हो कि हमारी जो संक्रिया होती है साधारण गुणन संक्रिया होती है, गुणन संक्रिया का परिणाम कितना आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में 1 आता है। अर्थात
आर में तत्समक अवयव एल यानी जिसको हम 1 कहते हैं वो क्या है, विद्यमान है यहाँ पर। और यही आपको दिखाना था यहाँ पर कि हमारी रिंग में क्या विद्यमान होना चाहिए, तत्समक अवयव एग्जिस्ट करना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन बचती है प्रतिलोम अवयव की। अब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया, अब हमें ये और जांच करना है कि यहाँ पर जो प्रतिलोम अवयव है प्रत्येक एलिमेंट का वो भी यहाँ पर अवश्य विद्यमान होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि वलय में AL जिसको हमने क्या माना था, 1 माना था, तत्समक अवयव विद्यमान है। तब X इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए, X इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए कोई AM या AN इज द एलिमेंट ऑफ R इस प्रकार विद्यमान होगा। इस प्रकार विद्यमान है कि 1 बराबर क्या होगा, X डॉट AN या AN डॉट X। ठीक है, हमने क्या ले लिया कि यदि हमारा 1 कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए किसी x का मान इस तरीके से विद्यमान होगा कि वहां पर AN के साथ उसकी संक्रिया कराई जाए तो परिणाम में आपको 1 मिलेगा। अब ऐसा क्यों लिख दिया, यहां से लिख दिया कि जिसको हमने ऐसा माना था कि A1x, A2x, A3x इस तरीके से ANX। तो जब हमारी रिंग में जो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी जिसको 1 कह रहे हैं वो यदि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई तो रूप होगा ना इनमें से, कि या तो ये वाला होगा वो या ये वाला होगा। जब आइडेंटिटी एलिमेंट कहीं ना कहीं इनमें है, वहां पर कहीं भी हो सकता है वो, क्योंकि इनका रूप हमें भी तो स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन होगा तो सही कहीं ना कहीं। तो माना कि ये वाला वो पेयर है यहाँ पर, कि पहला वाला पेयर ही क्या बना रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा है। तो किसके लिए मिला कि AL की संक्रिया जब हमने X नामक एलिमेंट, X एक रैंडम पॉइंट है, तो रैंडम पॉइंट यानी जब मैं इसको प्रेजेंट में जैसे मैंने इसको ले लिया कि जैसे मेरा AL था वो 1/4 था, ठीक है, और मैंने जिसको X लिया वो कितना है, 4 है, तो परिणाम मुझे यहाँ पर क्या मिला, 1 मिल गया यहाँ पर। ये तो पहले हो गया। अब मैंने देखा कि ये मैंने रैंडम पॉइंट है, ये X मेरा यहाँ पर लिखा है ना हमने यहाँ पर X एक रैंडम पॉइंट है। X को यदि 5 ले लूं तो यही एलिमेंट कहाँ खिसक जाएगा, कहीं दूसरी जगह जहां पर ऐसी व्यवस्था होगी कि जहां पर 1/5 होगा उसकी संक्रिया जैसे 5 से कराई जाए तो फिर हमें वहां पर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ये रैंडम पॉइंट की वजह से ही अपनी अपनी प्लेस को बदलेगा यहाँ पर। तो प्रेजेंट में हमने किसके लिए, पर्टिकुलर X के लिए लिखा कि X इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए AN इज द एलिमेंट ऑफ R इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि वहां पर ये व्यवस्था होगी। परंतु X स्विच बिंदु है, परंतु X इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, R क्या है, स्विच बिंदु है, स्विच अवयव है। अब ये स्विच अवयव है तो हर एलिमेंट के लिए क्या मिलेगा हमें, इस तरीके के जो AN है वो विद्यमान होंगे, यानी इस तरीके का कोई ना कोई एलिमेंट वहां पर जरूर विद्यमान होगा कि जब रैंडम पॉइंट से उसकी जब ऑपरेशन कराई जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 वहां पर प्राप्त होगा। अर्थात फॉर ऑल X इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए प्रतिलोम अवयव R में विद्यमान होगा। कि हमारे प्रत्येक, जब भी हम कोई एलिमेंट लेंगे X जिसको X कह रहे हैं, उस जैसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए कहीं ना कहीं कोई AN जैसा एलिमेंट, अब AN भी हमारा ये भी देखोगे आपकी हर स्थिति के अनुसार अलग अलग होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं यहाँ पर कि जैसे कि हमारे अवयवों की संख्या कुछ ऐसी थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था हमारा जैसे 1/4 था, यहाँ पर हमारे 4 था, यहाँ पर था 1/5, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर था 1/7, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर इस तरीके के एलिमेंट थे आपके, ठीक है। गुणा करने के बाद X से गुणा करने के बाद वो ऐसे थे। अब हम X ले रहे हैं, X एक रैंडम पॉइंट है तो X इनमें से कहीं से भी आ सकता है। X जैसे मैंने लिया 4 तो 4 से जब मैं इन अवयवों की संख्या कराऊंगा नीचे वाले अवयवों की, तो वो पहला एलिमेंट यानी हमें पहला जो जोड़ा है वो क्या दे देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दे देगा। तो 1/4 का प्रतिलोम अवयव क्या मिलेगा हमें, 4, या 4 का प्रतिलोम अवयव क्या मिलेगा, 1/4। अब इसको हटाओ कि हम उस पॉइंट को 4 नहीं ले रहे हैं, उसको 1/5 ले रहे हैं। यहाँ पर उसको क्या ले रहे हैं, 1/5। तो 1/5 लेंगे तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि जब 1/5 यहाँ ऑपरेट होगा तब हमें क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हर एक जोड़े के लिए हमें कहीं ना कहीं वहां पर क्या विद्यमान होगा, एक कोई ना कोई X हमारा इनमें से होगा। X रैंडम पॉइंट है तो किसी में से भी आ सकता है इन रूपों में से। तो इस कारण से हमने इसको ऐसा कहा यहाँ पर
कि प्रत्येक x इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा an उसमें जरूर विद्यमान होगा कि जब उसकी संक्रिया उससे कराएं तो हमें कितना प्राप्त हो, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो दोनों कंडीशंस थी वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई, यहाँ पर कि प्रतिलोम अवयव भी मिल गया और प्रत्येक अवयव का वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्राप्त हो गया। तो क्या लिख देंगे, फाइनली इंप्लाइज दैट, अतः वलय R क्षेत्र है कि हमारी जो शून्य भाजक रहित क्रम में परिमित जो वलय थी वो वहां पर क्या होगी, वास्तव में एक क्षेत्र होगी। किसके कारण, क्योंकि वहां पर दोनों कंडीशंस कि एवरी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों के बेसिस पे वहां पर क्या होगी, निश्चित ही वो क्या होगी, एक क्षेत्र या जिसको कहते हैं फील्ड वो होगी। बात आपको समझा दी यहाँ पर कि अपने शुरुआत से जो चीज हमें चाहिए उसको हमने लेकर चले वहां पर, और उसको लेकर चले तो हमें परिणाम में प्राप्ति होगी किसकी, एक फील्ड की यहाँ पर। तो एक बार नोट कीजिए आप इसको। अब देखिए आगे, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है वलय ZP। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है वलय ZP। और जो ZP है वो किस तरीके से डिफाइन है, बोले हमारे जो ZP है वो इस तरीके से डिफाइन है, प्लस माइनस 0 से लेकर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरीके से प्लस माइनस n, जहां पर जो ऑपरेशन लगा है एक तो एडिटिव P और एक लगा है मल्टीप्लिकेटिव P, इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी आप जानते हो कि ऐसी संक्रिया होने पर हमारे जो परिणामों कहाँ तक जाता है, P-1 तक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक वलय है, यहाँ पर एक पूर्णांकीय प्रांत है। इसके बारे में क्या कह रखा है, एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और यदि केवल, यदि और केवल यदि और केवल यदि P अभाज्य, कि P यदि एक प्राइम नंबर है तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये एक पूर्णांकीय प्रांत होगी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि हमारी जो वलय है वो क्या होगी, एक पूर्णांकीय प्रांत होगी, जबकि क्या हो, P क्या हो, एक प्राइम नंबर हो यहाँ पर। तो हमें इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक एक कंडीशन लेकर चलेंगे कि पूर्णांकीय प्रांत के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कि यदि पूर्णांकीय प्रांत यदि आप इसको दर्शाना चाहते हो तो आपको ये कहना पड़ेगा कि P क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और पूर्णांकीय प्रांत लेकर चलते हो तो आपको इसको ये दर्शाना होगा कि यहाँ पर क्या होगी, कि प्राइम नंबर होगी, और प्राइम नंबर है तो उस कंडीशन में आप इसको क्या दर्शाना होगा कि ये क्या होगी, शून्य भाजक रहित होगी वहां पर, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर करनी है, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत बनने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन जरूरत पड़ती है, इकाई सहित। तो इकाई सहित तो अपने आप ही यहाँ पर है, देखो इकाई सहित, क्योंकि ये इंटीजर्स का सेट है, उसमें इकाई सहित ही अपने आप हो गई, ठीक है। कॉम्यूटेटिव इंटीजर सदैव कॉम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन, तो वो चीज भी अपने आप शामिल हो गई यहाँ पर। तो ये चीज तो आपके पास है, बस एक चीज है जो आपको हमें यहाँ पर जाननी है, वो कौन सी, शून्य भाजक रही, कि पहले यदि पूर्णांकीय प्रांत लेकर चलते हो तो आपको दिखाना होगा कि P क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और यदि P एक प्राइम नंबर है तो उस कंडीशन में हमें ये दिखाना होगा कि ये क्या है, शून्य भाजक रहित है यहाँ पर। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दिया है ZP, और ZP क्या है, पूर्णांकों का एक सेट है। ZP क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय।
ठीक है, जहां गुणन तत्समक, क्योंकि रिंग कह दिया उसको तो रिंग में तो अपने आप ही जो एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो तो अपने आप ही शामिल हो जाएगी, बस बचती है कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव। जहां गुणन तत्समक, जहां गुणन तत्समक इकाई विद्यमान है तथा एक क्रम इनमें भी होनी चाहिए तथा पूर्णांक, तो ये चीज हमने यहां पर मेंशन कर दी, तथा पूर्णांक योग एवं पूर्णांक साधारण योग कहते हैं उसको, भले जाए यहाँ पर इसको पूर्णांक साधारण योग एवं गुणन के लिए सदैव क्रम इनमें होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर मान ली। यहाँ पर क्यों मान ली, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर, क्योंकि दिया गया सामने स्पष्ट है बिल्कुल, एलिमेंट आपके मेंशन किए गए वहां पर कि 0 +-1 +-2 +-3 इस तरीके से Pn-1 तक है सारे एलिमेंट, जहां पर 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। 1 होता है गुणन तत्समक अवयव, तो अपने आप ही दिख रहा है कि गुणन तत्समक अवयव एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। दूसरी बात है पूर्णांकों की बात है, पूर्णांकों में चाहे 3 को -3 से गुणा करो, चाहे 4 को -7 से गुणा करो, चाहे 7 को -4 से गुणा करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कॉम्यूटेटिव भी है पूर्णांकों के लिए। और ऐसा हमने ग्रुप के अंतर्गत पढ़ा भी है कि पूर्णांक का वो जो समुच्चय है वो गुणन संक्रिया के लिए वहां पर क्या होता है, केवल प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट नहीं कर पाता, बाकी जो सारी कंडीशन है, यानी बात की जाए क्रम विनिमयता की, तत्समक अवयव की, तो सारी चीजें वहां पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमने ये चीजें तो पहले ही लिख दी, क्योंकि हमें यहाँ पर जानते हो कि पूर्णांकीय प्रांत और पूर्णांकीय प्रांत के लिए किसकी जरूरत पड़ती है कि जो वलय है वो क्या होनी चाहिए, इकाई सहित, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए और कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए और साथ के साथ शून्य भाजक रहित होनी चाहिए। तो दो चीजें तो शामिल हो गई यहाँ पर, बस एक चीज शामिल नहीं हो रही है, शून्य भाजक रहित, तो उसको हमें चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमारा काम हो गया। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यहाँ पर कि क्या, कि ZP पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि जबकि P क्या है, अभाज्य, कि P क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब पूर्णांकीय प्रांत की भी जरूरत नहीं पड़ी, यानी हमें पूरा इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने गुणन तत्समक तथा क्रम विनिमय को इसमें शामिल कर लिया पहले यहाँ पर। तो उसकी वजह हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा क्या लिख सकते हैं कि शून्य भाजक, सीधा क्या लिख सकते हैं कि ZP शून्य भाजक, शून्य भाजक रहित है, जबकि क्या है, P अभाज्य है। और यदि P अभाज्य तो ये क्या होगी, शून्य भाजक होगी। तो हम इनमें से ये रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं यहाँ पर, ये वाला शून्य भाजक रहित है, जबकि ऐसा होगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। पूर्णांकीय प्रांत देखने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है, इकाई सहित, कॉम्यूटेटिव और शून्य भाजक सहित रहित यहाँ पर। तो वो तो हमारे पास दो तो पहले से हमने उसमें डेफिनेशन में शामिल कर लिया उसको, बस बचा कौन, शून्य भाजक रहित। तो वो कंडीशन हमें यहाँ पर लेकर चलनी है। ठीक है, तो शुरुआत हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत हमें इसको लेकर चलते हैं कि हमारी जो वलय है वो क्या है, जब वहां पर P क्या है, एक प्राइम नंबर है यहाँ पर, यानी P को हम क्या मान रहे हैं, प्राइम नंबर मान रहे हैं। और प्रूव क्या करना पड़ेगा हमें कि ये क्या होगी, शून्य भाजक रहित होगी यहाँ पर, ये चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम माना कि P अभाज्य, ठीक है, ठीक है, ये हमने ऐसा मान लिया कि P क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तब हमने लिए कि A, B इज द एलिमेंट ऑफ ZP implies दैट, कि हमने दो एलिमेंट यहाँ से ले लिए, कहाँ से, ZP, जो कि हमारा पूर्णांकों का जो सेट था उससे यहाँ पर। और क्या किया यहाँ पर, इस तरीके से इसको लिख दिया कि A मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो P एंड B बराबर 0, कि दो ऐसे ही नंबर हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो यदि इस तरीके से लेते हैं तो परिणाम कितना आता है, 0। लेकिन इसको खोलकर लिखा जाए तो खोलकर कैसे लिखेंगे कि P इज AB इज डिविजिबल बाय P, क्योंकि तभी होगा ये 0। हम जानते हैं कि गुणन मॉड्यूलो किस तरीके से काम करता है कि यदि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, जो हमने मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो जिसका जो बेस P है उसके या तो गुणज हो या क्या हो, उसका या तो क्या हो, गुणज हो या क्या हो, वो उसके बराबर हो पूर्णतः यहाँ पर। तो या तो AB P के बिल्कुल बराबर हो, तब तो हो जाएगा पहला मल्टीप्लिकेटिव, यानी जो AB है वो किसके बराबर हो, बिल्कुल P का किसी न किसी गुणज के बराबर हो।
तब जाके इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ऐसा ही एडिटिव में होता है, ऐसा ही मल्टीप्लिकेटिव में होता है। तो हमने जो ए बी लिया है, सॉरी ए बी, तो ए बी यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्णतः क्या होना चाहिए कि या तो इसके बिल्कुल बराबर हो या क्या हो, इसका कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव हो यहाँ पर, तब जाके हमारी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करें इनके मल्टीप्लिकेटिव की यहाँ पर। तो जो ए है वो या तो क्या होगा, p से डिविजिबल होगा, या क्या होगा, b किससे डिविजिबल होगा, p से। यहाँ पर हम इसको क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने p को अभाज्य बता दिया, हम इसको ये शो करना चाहते हैं कि हमारा जो ZP वो क्या होगा, शून्यभाजक रहित होगा, यानी कोई ना कोई एक एलिमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको अगेन मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि p कि a इज डिविजिबल बाय p, या क्या होगा, b इज डिविजिबल बाय p, कि यहाँ से क्या होगा कि या तो जो a है वो किससे p से डिविजिबल होगा, या क्या होगा, b p से डिविजिबल होगा, क्योंकि तभी जाके इनका रिजल्ट क्या आता है, 0 के बराबर आएगा वहां पर। क्योंकि एक भी 0 हो गया तो डायरेक्ट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा हमें वहां पर। तो हमने इसको p को क्या माना है यहाँ पर, क्योंकि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो कहां पर विद्यमान होना चाहिए, या तो a में, या कहां पर विद्यमान होना चाहिए, b में, तब जाके ऐसा होगा यहाँ पर। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि या तो क्या होगा, a बराबर 0 होगा, यानी या तो ये वाला रिजल्ट होगा, या क्या होगा, ये वाला रिजल्ट क्या होगा, वहां पर 0 होगा, यानी या तो क्या होगा, a बराबर 0 और या क्या होगा, b बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि जो p है वो क्या है, अभाज्य है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अब इधर देखिए, मैं इसको आपको सामने स्पष्ट एग्जांपल देता हूँ कि माना कि हमारा जो गुणन मॉड्यूल है उसका बेस कितना है, 7 है। 2 नंबर हमने क्या लिए, एक तो क्या ले लिया 14 और एक क्या ले लिया हमने 6 ले लिया यहाँ पर। दोनों के मध्य संक्रिय करा रहे हैं, कौन सी गुणन मॉड्यूल 7 यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हो कि कोई भी एलिमेंट इस वाले सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा था कि जो बेस है वो कितना है, p, तो p के अंतर्गत वहां पर क्या रहा है कि कोई भी वैल्यू इससे बड़ी आ ही नहीं सकती, या तो इसकी छोटी आएगी या क्या आएगी, 0 आएगी वहां पर, कि या तो क्या आएगी इससे छोटी, या क्या आ सकती है, वो 0 आ सकती है। इसके बराबर हो जाएगी तो ऐसे एलिमेंट को तो हम सेट में शामिल कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर a का मान कभी किससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर a का मान क्या नहीं हो सकता, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, किससे, p से, ताकि p से बड़ा हो जाए या डबल भी हो जाए। जैसे हमने इसको लिखा 14 यहाँ पर, तो 14 डबल हो गया, तो उस कंडीशन में जो 14 है वो कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकता किसका, ZP का, क्योंकि हमने इसको शुरुआत से जब सेट को लिया था तो वहां पर इस तरीके को हमने लिख रखा है कि पूर्णांकों में यदि योग मॉड्यूलो या गुणन मॉड्यूलो लगा होता है तो वहां पर एलिमेंटों की जो व्यवस्था होती है वो इस तरीके से होती है कि 0 से लेकर उस बेस यानी जो आधार है वो संक्रिया का, वहां उससे क्या होती है, 1 कम तक होती है, यानी उससे छोटी होती है। तो उसके बेसिस पे 14 तो कभी हो ही नहीं सकता इसका एलिमेंट, ये जरूर हो सकता है यहाँ पर। और यदि ये 14 इसका एलिमेंट नहीं तो इसकी जगह क्या लोगे यहाँ पे, या तो 0 ले सकते हो, ठीक है, या कोई और एलिमेंट यदि आप ले लोगे वहां पर, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये नहीं होगा, क्या ले लिया हमने, इसकी जगह 6 ले लिया, और 6 ही हमने यहाँ पर ले लिए। तो इनके मध्य यदि मैं गुणन मॉड्यूलो 7 लगा रहा हूँ तो कितना है, 6 3 36, और 6 3 36 का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये 0 भी नहीं होगा। लेकिन हमने तो ऐसा लिया है कि 2 a और b ऐसे हैं कि जिनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ये 0 तभी आ सकती है या तो ये इससे डिविजिबल हो या ये इससे डिविजिबल हो, लेकिन ये दोनों तो डिविजिबल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने a तथा b का मान, जहां पर a का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, a का मान भी कहां से लिया गया है, ZP से लिया गया है, और b का मान वो भी कहां से लिया गया है, ZP से लिया गया है, और ZP में कभी भी इनकी वैल्यू इस p से बड़ी नहीं हो सकती वहां पर। तो ये दोनों बड़े तो हो नहीं सकते, तो निश्चित इनमें से क्या रहा होगा कि कोई ना कोई एक 0 लिया होगा, तभी इनकी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। अतः क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, अतः ZP शून्य भाजक रहित है, अतः ZP शून्य भाजक रहित है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ZP हमारा क्या हो गया, शून्य भाजक रहित हो गया। किसके बेसिस पे, इन रिजल्टों के बेसिस पे। तो पहला काम हमने क्या लिया था कि यदि हमारा p एक प्राइम नंबर है तो निश्चित ही क्या होगा, वो शून्य भाजक रहित होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, शून्य भाजक सहित होता है यहाँ पर। लेकिन हमारा हमें क्या प्राप्त हो गया, शून्य भाजक रहित वो प्राप्त हो गया। अब लेकर चलते हैं दूसरा रिजल्ट कि अब की बार हम शून्य भाजक रहित उसको लेकर चलेंगे, क्या प्रूव करेंगे, p क्या है, एक प्राइम नंबर है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी इसके बाद हम क्या लेकर चलेंगे कि जो ZP है वो क्या है, शून्य भाजक रहित है, और हमें प्रूव करना होगा कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये हमें यहाँ पर दर्शाना होगा। पुनः माना ZP
शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित है, तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है क्या कि P अभाज्य, P अभाज्य ही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, हमने लिया क्या कि वर्ग की ZP हमारा क्या है, शून्य भाजक रहित है, जबकि प्रूव क्या करना है हमें कि जो हमारा P है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है यहाँ पर। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, खुद के अलावा खुद से किसी और से डिविजिबल वो नहीं होते, कि केवल उनका जो भाग जा सकता है वो खुद का खुद में जा सकता है, या वन को आप मान सकते हो, लेकिन वन तो सभी का होता है। तो केवल मेजर जो बात बचती है वो किसकी बचती है कि खुद का भाग खुद में जाए, बाकी किसी और का उसमें नहीं जाए। तो हमें ये यहाँ पर दर्शाना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हमने माना यहाँ पर कि यदि संभव है, यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि P अभाज्य नहीं है। हम इसको कंट्राडिक्शन से ले रहे हैं इसको, कि हम क्या मान रहे हैं कि P क्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब जैसे मैंने P को कितना मान लिया, 16, तो ये अभाज्य थोड़ी है, इसमें तो 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, कुछ 16 का भी जा रहा है, यहाँ पर तो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, इसको 14 मान लिया इसको, तो 14 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 7। इट मीन दैट कि 2 का भी जा रहा है और 7 का भी जा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, कि यदि संभव है तो माना कि P क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तब यदि P प्राइम नंबर नहीं है तो P को कैसे लिख सकते हैं कि P को हम 2 ऐसे फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कि जहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, P को हम लिखेंगे P1 डॉट P2, कि 2 वैल्यूज के हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। अब जो P है उसकी जो वैल्यू है हमारे उस Z के इंटरवल के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो जैसे इसको मैं ब्रेक करूंगा तो इसकी जो P1 तथा जो P2 है वो अपने आप ही कहां पर पहुंच जाएंगे, कि जो P1 है वो भी कहां पर पहुंच जाएगा, इज द एलिमेंट ऑफ, वो यही कह सकते हैं कि वो किससे छोटा होगा, फिर वो P से, तथा किससे बड़ा होगा, वो 0 से बड़ा होगा वहां पर। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो है P2 वो भी इसी तरीके से होगा, P से छोटा तथा बड़ा किससे होगा, वो 0 से। आएगी नहीं ये बात यहाँ पर, ये तो जनरल सी बात है। जैसे P है आपके पास 14 है, 14 के 2 टुकड़े आपने किए 2 गुणा 7, या मैं ले लिया 18 के 2 टुकड़े किए 9 गुणा 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 9 है वो भी 18 से छोटा है, तथा 2 है वो भी क्या 18 से छोटा, तथा 0 से क्या है, बड़े हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो फैक्टर थोड़ी बड़े, उन्होंने तो वैल्यू को चेंज कर दिया वहां पर। यदि बड़े लेंगे तो उन्होंने तो वैल्यू को ही चेंज कर दिया वहां पर। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या ले लिया कि यदि संभव है तो P क्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो भाज्य होगी, और भाज्य को सदैव 2 फैक्टर्स के रूप में आप लिख सकते हो। तो हमने उसको किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से हमने उसको वहां पर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर है यहाँ पर, इस तरीके से लिख दिया। तो इनको देखा जाए तो इनकी जो व्यवस्था है वो कहां पर जा रही है, हमारे अंतर्गत, किसके अंतर्गत चली गई, वो P से छोटी तथा कहां पर चली गई, वो 0 से बड़ी हमें मिल गई। अर्थात P1 इज द एलिमेंट ऑफ ZP, कि ये भी कहां पर पहुंच गया, ZP में, तथा जो P2 है वो भी कहां पर पहुंच गया, ZP में। क्योंकि जो ऐसे एलिमेंट है वो तो अपने आप ही कहां पर पहुंच जाते हैं, ZP में पहुंच जाते हैं। तो ZP में हमने इन दोनों को रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इनकी यदि मैं संक्रिया कराऊं P1 डॉट P2 की, P1 अंडर ऑपरेशन कौन सा आ जाएगा, योग मॉड्यूलो P, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 0। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P के बराबर होते ही तो कोई भी वैल्यू गुणन मॉड्यूलो की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 0, क्योंकि P क्या है, हमारी संक्रिया का बेस है। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, जैसे 14 है हमारी संक्रिया का बेस, यानी गुणन मॉड्यूलो 14 था, और हमारी वैल्यूज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 14 आ रहा है, तो आंसर कितना आता है, 0 ही आएगा यहाँ पर। तो उसके बेसिस पे हमने क्या लिख दिया, अर्थात कि P1 भी ZP में एग्जिस्ट कर रहा है और P2 भी ZP में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन के कारण दोनों का जैसे मैं प्रोडक्ट लूंगा तो जैसा भी मिले आंसर कितना आएगा, वो 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 0 तो तभी आ पाता है क्योंकि हमारी वैल्यू क्या थी, शून्य भाजक रही थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि या तो P1 0 है, या क्या है, P2 0 है, या तो क्या है, P1 0 है, या क्या है, P2 0 है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, शून्य भाजक रहित है, और शून्य भाजक रहित वाले का एक ही फंडा है, वो क्या है कि उनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर 0 होना चाहिए। तो यदि पहला फैक्टर यदि 0 हो गया तो इट मींस दैट कि जो P1 है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, P1 किससे डिविजिबल है, P से, या जो P2 है वो किससे डिविजिबल है, P से, कि या तो क्या है P1 डिविजिबल है किससे, P से, और या P2 किससे डिविजिबल है, P से। लेकिन हमने तो क्या माना था यहाँ पर कि हमने जो उसको लिया था वो क्या है, एक हमने जिस चीज को माना था वो क्या है यहाँ पर, चाहे यहीं से हमारा रिजल्ट वो हो गया, आगे आपको जानने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर।
कि P1 और P2 दोनों क्या आ गए यहाँ पर, जीरो आ गए यहाँ पर, कि P1 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, P2 की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ये तो गलत हो गया। क्यों हो गया कि हमने जिस चीज को माना है वो क्या है, यहाँ पर P अभाज्य नहीं है, और हमारी जो वैल्यू है वहां पर उस कंडीशन में क्या मिल रही है हमें, शून्य भाजक हमें क्या मिल गई, रहित मिल रही है। वहां पर हमने इसको क्या मान लिया कि हमारी जो वैल्यू है उस कंडीशन में क्या मिल गई, हमें शून्य भाजक रहित मिल गई यहाँ पर। और जबकि हमने इन दोनों फैक्टर्स को क्या माने थे, नॉन जीरो माने थे यहाँ पर, कि दोनों P1 है वो भी जीरो नहीं हो सकता, P2 भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। जबकि P1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात भले शून्य भाजक रहित सहित हो गई। ये तो चाहे आप एक लाइन यहां लिख लेना, हमने एक लाइन छोड़ दी यहां पर कि हमने इसको क्या माना था कि P अभाज्य नहीं है तथा वलय, इस चीज को यहां ले लेना, तथा वलय शून्य भाजक सहित है। हमें ये लाइन यहां लिखनी थी, जो नीचे हमें प्राप्त हुई हमें यहां लिखनी थी कि हमने इसको क्या माना कि P अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं है तो फिर इसका ये गुण है, इसको हम नहीं लेकर चल रहे कि जब ये अभाज्य नहीं है तो ये शून्य भाजक रहित भी नहीं होगी। तो रहित नहीं होगी तो कौन सी होगी, वो सहित। यानी दो ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आया होगा वहां पर, जबकि दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो है। तो ये चीज तो हमने यहाँ पर कह भी दी यहाँ पर कि P1 का मान भी जीरो से बड़ा तथा P से छोटा, तथा P2 का मान भी P से छोटा तथा जीरो से बड़ा है। यानी दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो P1 भी कहां पर जा रहा है, एलिमेंट ऑफ ZP, तथा P2 भी कहां पर जा रहा है, एलिमेंट ऑफ ZP यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उनके जीरो आ रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि ये तो तभी हो पाता है यहाँ पर कि जब या तो P1 जीरो हो या क्या हो, P2 जीरो हो। और जबकि हमने इसको क्या माना था कि P1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, वलय क्या है, शून्य भाजक रहित है। अर्थात हमारी मान्यता और हमारी मान्यता कहती है यहाँ पर कि P1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट कि P1 डॉट P2 इक्वल टू जीरो। यानी क्या, शून्य भाजक रहित। ये हमने माना था, शून्य भाजक सहित माना था हमने इसको यहाँ पर, शून्य भाजक सहित हमने इसको क्या माना था, शून्य भाजक सहित। और हमें रिजल्ट क्या दे रहा है, शून्य भाजक रहित का विरोध है, हमारी मान्यता का विरोध है। तो हमने जो माना था वो बिल्कुल क्या माना था, अपोजिट माना था। कि हमने इसको क्या माना था कि पहली बात तो ये मानी कि यदि संभव है तो P क्या है, अभाज्य नहीं है। और दूसरा क्या माना था, शून्य भाजक सहित है। तो दोनों की दोनों बातें गलत है। तो क्या होगा इसकी बजाय, अतः ZP क्या है, पहली बात तो कि ये शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित है, तथा जो P है वो क्या है, अभाज्य यहाँ पर। कि दोनों की दोनों बातें तभी संभव हो सकती हैं कि जब क्या हो, ZP शून्य भाजक रहित हो तथा P हमारा क्या हो, अभाज्य हो यहाँ पर। और यही हमें यहाँ पर दर्शाना था कि जब कोई वलय शून्य भाजक रहित होती है तो वहां पर हम जो संक्रिया में जो P यूज में ले रहे हैं, यानी योग मॉड्यूलो तथा गुणन मॉड्यूलो में जो बेस हम ले रहे हैं P, वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। और यदि प्राइम नंबर नहीं लेते हो तो हमारी वलय शून्य भाजक भी नहीं होगी, शून्य भाजक रहित भी नहीं होगी, और साथ के साथ P अभाज्य जो नहीं होगा तो यहाँ पर। तो उसी के लिए हमने ऐसा लिया था कि हमने इसको शुरुआत में हमें तो सीधे तो ये करना था कि हमारी वलय क्या होनी चाहिए, शून्य भाजक रहित होनी चाहिए, तथा उसके साथ साथ P क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए यहाँ पर ऐसा। लेकिन उसके बजाय हमने क्या ले लिया यहाँ पर कि यदि संभव है तो माना कि P क्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो भाज्य होगा। तो उस कंडीशन में साथ के साथ क्या मान लिया कि यदि ये P अभाज्य नहीं है तथा हमारी वलय वहां पर क्या है, शून्य भाजक सहित है, शून्य भाजक सहित है, शून्य भाजक सहित। कि शून्य भाजक सहित भी है, तो वहां पर हमने दो वैल्यू ऐसे ली, P को तोड़ा, ऐसे दो पार्टों में तोड़ा कि P1 तथा P2, ताकि दोनों का प्रोडक्ट P मिल जाए हमें यहाँ पर। अब जब P1 और P2 के रूप में हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर देखा कि इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो P से छोटी सदैव जीरो से बड़ी होगी, और P2 भी इसी तरीके से होगी। और ऐसे जो एलिमेंट है वो कहाँ पर मिल जाते हैं, हमें ZP के अंतर्गत मिल जाते हैं, जो कि जीरो के बराबर, भले जाए हमारा ये दोनों जीरो इसके लिए नहीं हो, लेकिन फिर भी किसके अंतर्गत जा रहे हैं, वो ZP के अंतर्गत वो जा रहे हैं। और जैसे दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया यहाँ पर, प्रोडक्ट लिया तो आंसर कितना मिलेगा, जीरो। किसकी वजह से, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना होगा, P, और P की वैल्यू सदैव क्या आती है, जीरो।
अगर यदि इनका प्रोडक्ट यदि 0 हो रहा है तो या तो ये पहला वाला पार्ट P से डिविजिबल रहा होगा या दूसरा वाला पार्ट किससे डिविजिबल रहा होगा, P से। तो पहला यदि P से डिविजिबल हो जाता है तो भी ये 0 कहलाएगा, और दूसरा यदि डिविजिबल हो जाता है तो भी क्या कहलाएगा, 0। और जबकि हमने इसको क्या माना था कि दोनों के दोनों क्या नॉन जीरो है, जबकि हमने क्या माना था कि P1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P2 इज नॉट इक्वल टू 0, और बोले हमारी क्या थी, शून्य भाजक सही थी, और परिणाम हमें क्या मिला, शून्य भाजक रहित का परिणाम तो हमें यहाँ मिला, और हमारी मान्यता क्या थी, ये तो हमने लिख दिया। अर्थात हमारी मान्यता जो कि हमने ऐसा माना था वो क्या है, गलत है। तो गलत है तो वास्तव में सही क्या था यहाँ पर, कि वलय क्या थी, शून्य भाजक सही रहित थी, तथा P क्या था, एक प्राइम नंबर था वहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया। अब इससे जो आगे का हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा सबरिंग पर बेस्ड यहाँ पर। तो जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो वो बेस्ड होगा किस पर, सबरिंग पर। तो सबरिंग की परिभाषा, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है वो हम आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।